डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपके सोशल साइंस का ज्योग्राफी पोर्शन पेपर नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इससे पहले हमने आपके हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। मैथ पेपर 1 और मैथ पेपर 2 का भी कंप्लीट दे दिया है, और उसके अलावा जो आपका पेपर साइंस का है उसके दोनों पेपर को भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप रहेगा। तो इसमें आपसे पहला क्या पूछा गया ये देख लीजिए। इंडिया इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। तो इंडिया कहाँ पर जो है लोकेटेड है, कौन से हेमिस्फीयर पे अर्थ के लोकेटेड है? तो आपको सभी को पता होगा ये लोकेटेड है आपके नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थन एंड ईस्टर्न। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डैश विंड। तो कौन सी विंड होती है जब ब्राज़ील जो है रेनफॉल ब्राज़ील में होता है, तो कौन सी विंड के थ्रू होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ईस्टर्न विंड, जिसको हम ट्रेड विंड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील आर ऑफ डैश टाइप। कैसे हैं इंडिया और ब्राज़ील के जो इकोनॉमीज़ हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा ये जो है डेवलपिंग टाइप है। ठीक है, तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया ब्राज़ील इज़ कवर्ड मेनली बाई डैश। तो आपको सभी को पता है ब्राज़ील जो है मेनली जो है वो किससे कवर्ड है? तो हाईलैंड से कवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, हाईलैंड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। इसमें फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना है। तो आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पहला जो ऑप्शन है देखिए, फील्ड विजिट। तो फील्ड विजिट कब होता है? ये फील्ड विजिट हमारे को ज़रूरत होती है सैम्पल क्वेश्चनरीज के लिए। तो हमारा जो फील्ड विजिट को अगर हम इसको कंबाइन करें तो आपका जो है ये थर्ड ऑप्शन से कंबाइन हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा है इसमें पीको दे नेबलिना। तो आपका ये किससे करेक्ट होगा? तो बिल्कुल सही समझ जाएंगे आप, ये हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील जो है उसका नाम है पीको दे नेबलिना। तो हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील। तो यहाँ पर जो है आपका फिफ्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में मोस्ट अर्बनाइज स्टेट कौन सा है? तो मोस्ट अर्बनाइज स्टेट जो है वो है आपका गोवा। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और रियो डी जनेरियो सभी को पता है ये क्या है? तो रियो डी जनेरियो जो है ये क्या है? तो हमारा हो जाएगा आंसर, ये एक बहुत बड़ा अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पर जो है आपका इस तरह से मैच हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अगला अगला जो क्वेश्चन है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉलोइंग के आंसर्स देने हैं वन सेंटेंस में। ठीक है, तो पहला है व्हाट इज द रैन शेडो रीजन इन ब्राज़ील कॉल्ड। तो रैन शेडो रीजन को ब्राज़ील में कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम रैन शेडो रीजन को ब्राज़ील में कहते हैं ड्राफ्ट क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज, और ड्राफ्ट मतलब होता है सूखा चतुर्भुज सीधा सा। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ तो आप इसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा DROG, ड्राफ्ट क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वाड्रिलेटरल होगा ना, DRI आ जाएगा। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर लेना, सही दोबारा मैं कर देता हूँ इसको ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या होता है बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ हो जाएगा ठीक है, तो ये हो जाएगा ड्राफ्ट क्वाड रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पे LA कर दो, लेटरल। इसके बाद जो है सेकंड, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा विच इज द पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑफ ब्राजील। पॉपुलर स्पोर्ट्स ब्राजील का जो है उसका नाम है फुटबॉल, सभी को याद होगा। ठीक है ना, फुटबॉल है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया ए रिवाइज सॉरी एरिया वाइज विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द इंडिया।
तो एरिया वाइज जो है राजस्थान ये आपका सबसे बड़ा जो है एरिया कवर करता है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें विच लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो कौन सा लॉन्गिट्यूड है, वो है आपका 18.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका विच व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मेनली प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया। तो किस टाइप की खेती जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं हम सब्सिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्सिस्टेंस, ठीक है। इसको निर्वाह कृषि बोलते हैं, जैसे मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के लिए, बेचने के लिए इस टाइप की कृषि नहीं की जाती है। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में कृषि की जाती है वो अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए की जाती है, अपना अपना निर्वाह करने के लिए, ठीक है, अपने आप को पालन पोषण करने के लिए। अब इसके बाद में सब्सिस्टेंस टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर वाट की जगह आप लिख दोगे सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मेनली प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया। इसी तरह से आप लिख सकते हो 18.5 लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी तरह से सकते हो एरिया वाइज राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। इसके बाद में हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे फुटबॉल इज द पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑफ ब्राजील। उसके बाद में ड्राफ्ट कोऑर्डिनेटरल इज द रैन शैडो रीजन इन ब्राजील। जहाँ जहाँ विच और वाट है वहाँ वहाँ पर ये आंसर लिखोगे, पूरा सेंटेंस के साथ में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्योंकि वन सेंटेंस में देना है, वन वर्ड में नहीं देना है, तो सेंटेंस में जहाँ जहाँ आपसे क्वेश्चनरीज दिए गए हैं, जैसे वाट है तो वाट की जगह ये आपका ड्राफ्ट कोऑर्डिनेटर आ जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछा गया विच, तो विच की जगह फुटबॉल आ जाएगा। इसी तरह से आपको एरिया वाइज यहाँ पे विच पूछा है तो यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा। यहाँ पर विच की जगह आ जाएगा 18.5 डिग्री ईस्ट, और यहाँ पे वाट की जगह आ जाएगा सब्सिस्टेंस जो है टाइप एग्रीकल्चर किया जाता है। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव टू, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या दिया गया है, मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन ऑफ इंडिया सप्लाइड टू यू, राइट द नेम्स एंड गिव इंडेक्स, ठीक है। इसका एक इंडेक्स भी देना है। एनी फोर करने हम सारे के सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका सिक्किम, लक्षद्वीप, आइसलैंड, सिक्किम आ जाएगा, लक्षद्वीप, आइसलैंड आ जाएगा, चेन्नई पोर्ट आ जाएगा, मिनरल ऑयल रिफाइनरीज इन आसाम कहाँ पर आती हैं, डिगबोई में, वो भी हम दिखाएंगे। एनी वन साउथर्न स्टेट विद हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, वो भी बताएंगे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बताएंगे पूरे मानचित्र के अंदर। तो इन सारे 6 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इनमें से कोई 4 चीज़ आपको बतानी थी, तो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को समझिए, इस डायग्राम के थ्रू आप समझ जाएंगे। देखिए अगर हम सबसे पहले मैं बात करूं सिक्किम की, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सिक्किम हो जाएगा। इसका आपको टेबुलर फॉर्म में देना था, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमने सिक्किम को मेंशन किया। लक्षद्वीप आइसलैंड जो है इसको मेंशन करोगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप आइसलैंड LI, इसको अगर मैं लिख दूं लक्षद्वीप आइसलैंड जो है ये वाला है आपका गोले के अंदर। इसके बाद में चेन्नई पोर्ट, तो चेन्नई पोर्ट जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैं एरो कर देता हूँ, तो इस जगह पे आपको चेन्नई पोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है इसमें मिनरल ऑयल रिफाइनरीज इन आसाम, दिग्बोई, तो दिग्बोई जो है आपका यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है आपको लिख सकते हैं। अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पार्ट पूछा गया इसमें एनी वन साउथर्न स्टेट, नहीं, हाँ यस, एनी वन साउथर्न स्टेट विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो एनी वन साउथर्न स्टेट में आपका ये केरला जो है ये आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है आप इसको मेंशन कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद में जो है आपका ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जो है ये आपका बीच में से जाता है, गुजरात से होते हुए निकलता है ये, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश होते हुए ये आपका छत्तीसगढ़ को भी कवर करता हुआ निकलता है, और सीधे बांग्लादेश से होते हुए निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं अगर और थोड़ा सा वो हाईलाइट कर दूँ थोड़ा डार्क डार्क करके, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्लियर हुआ आपको इस तरह से। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो ये पार्ट आपने देखा, ये लास्ट वाला ऑप्शन जो था इसका सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजीली आपको समझ में आ चुका होगा ये तो पूरा का पूरा। दूसरा भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, जिसको देख करके आपको आंसर्स देने हैं। ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, एनी 4 देने हैं। देखिए यहाँ पर अमेजोन रिवर बेसिन है, ठीक है, यहाँ पे खरगोश है, कई तरह के जानवर बनाए गए हैं,
और पूरा का पूरा अमेजोन आप जानते हैं बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा विशाल जंगल है, फॉरेस्ट है। वाइल्ड लाइफ यहाँ पे पूरी की पूरी जो है ऑब्जर्व अच्छे से रहती है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा, इंटरफेरेंस जो है बहुत ही ना के बराबर है, ठीक है ना। मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इस जंगल में जल्दी से नहीं देखी जाती, क्योंकि ये बहुत ही सघन और भारी जंगल है, जहाँ पर जाना अपने आप में अपने आप को मुसीबत में डालना है। तो ठीक है, तो ये इस तरह का आपको देख लिया, आपने बुक में भी आपके है। और यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें बता दिया गया है, ग्रीन वाला जो है आपका यूकिटोरियल जो है फॉरेस्ट है, और ट्रॉपिकल जो ग्रास लैंड है वो थोड़ा सा हल्का ग्रीन जो है, ये वाला ये वाला एरिया जो है हल्का ग्रीन, ये आपका ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है। और इक्वाटोरियल जो है वो आपका फॉरेस्ट, ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला जो है अमेजोन रिवर बेसिन, ये इक्वाटोरियल पूरा का पूरा जो है फॉरेस्ट है, ये वाला। और इसके बाद में अगर हम बात करें, ये आपका छोटा सा ग्रीन सा पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जगह पे, तो ये आपका स्वाम्पी लैंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये दिख जाएगा। उसके अलावा जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये थोड़ा थोड़ा सा हल्का और ग्रीन जो होता जाता है, ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ये वाला ग्रीनरी पोर्शन, तो ये होट इसमें डिसडियस फॉरेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे चीज़ें दी गई हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 चीज़ों को थोड़ा सा ढंग से पहले एक बार देख लेंगे। और इसमें थॉर्नी सर्ब्स जो है वो यहाँ पर पीला वाला येलो वाला है। और उसके बाद में जो ग्रीन वाला है, पंपास वाला जो घास का मैदान जो है, ग्रास लैंड जिसको बोलते हैं, और टेम्परेट ग्रास लैंड जो है, ये भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। इसके इधर साउथर्न ओशियन है और इधर आपका नॉर्थर्न ओशियन है, ठीक है। ये सारे के सारे अटलांटिक ओशन के पार्ट हैं। तो ये सारा आपको ब्राज़ील फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया नेम एनी टू फॉरेस्ट इन ब्राज़ील। तो आप अगर फॉरेस्ट का नाम देखना चाहते हैं तो आप आसानी से जो है बता सकते हैं। एक देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट लिखा हुआ है, पहला फॉरेस्ट ये है और दूसरा फॉरेस्ट ये है। तो हमारा जो पहला आंसर हो जाएगा वो यहीं से इसी पार्ट में से मिल रहा है, ठीक है। एक तो इक्वाटोरियल फॉरेस्ट जो है हमारा, एक तो ये हो जाएगा पहला पार्ट जो हम यहाँ पे लिखना चाहें। तो सीधा सीधा अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो एक तो आपका यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा तो रियल फॉरेस्ट। और आपका दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हॉट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो है हमारा दूसरा जो हो जाएगा हॉट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ से नाम देख करके लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट है नेम द आइसलैंड सोन इन द मैप। अब ये आइसलैंड जो ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा नक्शा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा नक्शा ये कौन से आइसलैंड का है ये आपको बताना है। तो मराजो आइसलैंड का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, मराजो आइसलैंड का ये है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा मराजो आइसलैंड, ठीक है। यहाँ पे मराजो आइसलैंड। इसके बाद जो दूसरा आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है क्रोकोडाइल्स आर फाउंड इन। तो यहाँ पर आपको बताना है इन विच प्लेस डू यू फाइंड क्रोकोडाइल्स। तो क्रोकोडाइल्स कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका पेंटानाल में। देखो पेंटानाल कहाँ पे है आपको दिखा देता हूँ, तो ये रहा पेंटानाल जो है ना, यहाँ पे देखो आपको क्रोकोडाइल बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये आपको क्रोकोडाइल दिखाई दे रहा है, कहाँ पर है ये पेंटानाल में। तो इसको हमें पेंटानाल लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि वेयर आर टामाइरिन फाउंड इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में टामारिन कहाँ पाया जाता है। तो अभी अगर हम इसको ध्यान से देखें इस पूरे फॉरेस्ट को, तो आपका आंसर हो जाएगा अमेजोन रिवर बेसिन में पाया जाता है, ठीक है ना। टामारिन कहाँ पाया जाता है, तो अमेजोन रिवर बेसिन में पाया जाता है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, देखिए ये जो पूरा अमेजोन रिवर बेसिन है, यहाँ पर ही टैमेरोन पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है इस एरिया को ही नाम लिख देंगे, इसी पूरे एरिया में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है अमेजोन रिवर बेसिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा अमेजोन
रिवर बेसिन। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द ग्रासलैंड टू द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील। तो ग्रासलैंड तो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने अभी बताया था, पंपास। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, पंपास ग्रीस। इसको देखिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा। कौन सा पार्ट है ये? साउथर्न। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो साउथ लिखा हुआ है ना, और साउथर्न ही आपसे पूछा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव ग्राफ जियोग्राफिकल रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो जियोग्राफिकल रीजंस आपको देने हैं। तो यहाँ पर हम जियोग्राफिकल रीजंस की बात करें तो सबसे पहला पार्ट जो है इसको यूज़ करते हैं। देखिए जियोग्राफिकल रीजन में क्या देना है आपको? डिस्कस टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया। तो जियोग्राफिकल हिसाब से आपको बताना है कि कौन कौन से वेजिटेशंस, यानी कि कौन कौन से भारत में जो है वनस्पति जो है पाई जाती है। ठीक है, तो इसका भौगोलिक कारण हमें देना है, जियोग्राफिकल रीजन देना है। तो आंसर हो जाएगा डिसाइडस वेजिटेशन आर फाउंड इन रीजन्स रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 1000 mm टू 2000 mm। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो हो जाएगा 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर के बीच में जहाँ वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में जो है आपका डिसाइडस टाइप ऑफ, यानी कि डिसाइडस बोलते हैं इसको, पर्णपाती वनस्पति। वेजिटेशन तो आप जानते हैं वनस्पति होता है, ये इसको हम पूरे को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको हम लिखते हैं पर्णपाती वनस्पति। ठीक है, पर्णपाती वनस्पति। अब नेक्स्ट पार्ट जो पूछा गया है, बोला गया है इसमें, और क्या है इसके वेजिटेशन के फाउंड हम कौन कौन से? तो इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज बिटवीन 1000 टू 200 mm। और अधिकतर जो इंडिया के पार्ट है वहाँ पर 1000 mm से 2000 mm के बीच में जो है रेनफॉल होती है। ट्रीज इन डिसाइडियस फॉरेस्ट, जो आपका पर्णपाती वन है, जो द सेट्स देयर लीव्स टू मेंटेन द मिनिमम लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा कि जो आपका पर्णपाती जंगलों में पेड़ पानी के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने के लिए अपने पत्ते को जो है गिरा देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं ये? सेट देयर लीव्स, सेट कर देते हैं यानी गिरा देते हैं। मेंटेन द मिनिमम लेवल ऑफ वाटर, तो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, पत्ते जो है ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं। 10 डिसाइडस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन इंडिया। इसीलिए जो है पर्णपाती टाइप का वनस्पति जो है इंडिया में पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया इसका रीज़न। अब हमारे को ज्योग्राफिकल रीजन देना है। इको टूरिज्म इज बीइंग डेवलप्ड मोर इन ब्राज़ील। तो जो है इसमें सीधा सीधा बोला गया कि इको पर्यटन जो है मुख्य रूप से अधिक ब्राज़ील में क्यों विकसित हुआ है? तो इसको हम बोलते हैं इको टूरिज्म इन द इज द टूरिस्ट एक्टिविटी मेनली एंगेज टुवर्ड्स द इनहेरिटेड नेचुरल inherent natural environment to support preservation and conservation of the exocyte flora and fauna। ये आपने सुना भी होगा फ्लोरा एंड फोना का नाम भी। तो जो है इको पर्यटन मुख्य रूप से उत्कृष्ट वनस्पतियों के संरक्षण का समर्थन करने के लिए जो है प्राकृतिक पर्यावरण की ओर से एक अच्छी सी गतिविधि है। ठीक है, जिसका हम कहते हैं फ्लोरा एंड फ्यूना के नाम से। और दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं, इको टूरिज्म जो है डेवलप हो रहा है ब्राज़ील में, उसका रीज़न क्या है? तो इको टूरिज्म इज बीइंग डेवलप्ड मोर इन ब्राज़ील बिकॉज इट रिचनेस इन नेचुरल रिसोर्सेज। और इको टूरिज्म जो है ये आपका ब्राज़ील में इसलिए अधिक विकसित किया जा रहा है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से समृद्ध है। उसके अलावा जो है आपका, क्योंकि इको लगा दिया ना, तो ये इससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है पृथ्वी को। और यहाँ पर जो है द ब्राज़ील रिवर बेसिन एंड द इम्पेंट्रेबल्स फॉरेस्ट, widespread beaches and bays in the coast, attractive island and the innumerable species of flora and fauna makes Brazil attractive tourism destination। तो जो अमेजोन बेसिन जो है, यहाँ पर अमेजोन बेसिन में क्या है कि इसमें बहुत घना जंगल है, बहुत सघन। मतलब ये इम्पेंट्रेबल फॉरेस्ट का मतलब होता है कि आप एक
तरफ से घुसेंगे तो दूसरी तरफ निकल ही नहीं पाएंगे, इतना घना जंगल है, ठीक है। वाइड स्प्रेड है, ये बहुत ज़्यादा विशालकाय है, ठीक है। और इसके तट जो हैं समुद्र के तट के ओर हैं, खाड़ी भी हैं, आकर्षक द्वीप भी हैं, वनस्पति हैं, जीव हैं, असंख्य प्रजातियां हैं जो ब्राज़ील को एक आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में जो है प्रस्तुत करती हैं। इस वजह से भी जो है आपका इको टूरिज्म जो है ब्राज़ील में ज़्यादा हो रहा है। और बिकॉज ऑफ द abundance of natural resources in the country, ecotourism is also being promoted with the participation of local people। और जो है यहाँ पर कह सकते हैं देश में प्राकृतिक संसाधनों की अधिक प्रचुरता के कारण जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी इको टूरिज्म में जो है बढ़ावा बढ़ती जा रही है और वो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये ब्राज़ील की वजह से सब कुछ हो रहा है क्योंकि ब्राज़ील में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ब्राज़ील में मेन तो आपका अमेजोन है, इसी की वजह से ब्राज़ील जो है अपने आप में एक माना जाना स्थान है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका थर्ड पूछा गया है, फिशिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसका जियोग्राफिकल रीजन आपको देना है। मत्स्य पालन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट हो जाएगा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश बोथ मरीन एंड इनलैंड। भारत जो है समुद्री और अंतर्देशीय दोनों प्रकार के मछलियों को सबसे बड़ा उत्पादन में शामिल किया जाता है, यह है। और दूसरा जो है फिशरीज हेल्प ऑगमेंटिंग फूड सप्लाई एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। और जो ये जो आपका फिशरी जो है यानी कि मत्स्य पालन जो है ये खाद्य आपूर्ति को बढ़ाती है, मतलब उसको ख़त्म करती है। कह सकते हैं कि खाद्य आपूर्ति उससे बढ़ता मतलब आपका कंट्रोल में रहता है और इस तरह से ये एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार पैदा करने में भी मदद करती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है फिशरीज हेल्प इन रेजिंग न्यूट्रिशनल लेवल एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। और मत्स्य पालन जो है ये पोषण को स्तर को भी बढ़ाती है और इससे हमारा को विदेशी एक्सचेंज मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा जो है अर्जित करने में मदद मिलती है। और चौथा है 10 फिशिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट में आपसे देयर आर लिमिटेशंस ऑन माइनिंग इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील। क्यों लिमिटेशंस है वो भौगोलिक रीजंस की वजह से आपको बताना है। तो चलिए हम इसके रीजंस को समझते हैं। देखिए देयर आर सेवरल लिमिटेशंस, ठीक है ना, मतलब देयर आर लिमिटेशंस ऑन माइनिंग इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो वो रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं आपको जो है वो हम यहाँ पे गिन चुन के लिख देते हैं। तो देखिए पहला जो है इसमें आपका क्या हो जाएगा कि ब्राज़ील में आंतरिक भागों में खनन किस लिए सीमित किए गए हैं और खनन की सीमाएं जो हैं वो क्यों हैं। तो पहला इसका रीज़न हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तो इन एसेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इन एसेसिबिलिटी का मतलब हो गया संसाधनों की दुर्गमता है, मतलब संसाधन बहुत कम है यार, ये सब जानते हैं। दूसरा जो है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पोटेंशियल रिजर्व्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और जो है प्राकृतिक संसाधनों के संभावित भंडार का जो है ना उसके बारे में ज्ञान नहीं है लोगों को, अज्ञान से भरे पड़े हैं। सोच रहे हैं कि ये चीज़ तो मिल रही है तो मिलती जाएगी। आप देख रहे हैं आप जहाँ पे रहते थे वहाँ पहले कभी कभी खेत हुआ करते थे, वहाँ पर कुछ पेड़ थे आस पड़ोस में, वो सब कुछ काट कूट करके हमारे जो जंगल वंगल साफ करके या खेत वेत साफ करके अब वहाँ पे फ्लैट मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हमारे रहने के लिए घर ये सब बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये सब जो है अज्ञानता की वजह से है, यानी कि लेक ऑफ नॉलेज की वजह से कि हमारे जो सोर्सेज हैं वो हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है। और फिर डेंस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है और घने सदाबहार वर्षा वन है, इस वजह से भी जो है वहाँ पर क्या है कि जो आपके इंटीरियर पार्ट्स हैं ब्राज़ील में वहाँ पर जो है लिमिटेशंस कर दी गई है माइनिंग की कि खोद खाद मत करो भैया, नहीं तो क्या हो जाएगा ये जो ग्रीन एवर फॉरेस्ट जो हैं रेन फॉरेस्ट ये भी ख़त्म हो जाएंगे, बहुत घने जो हमारे पास जंगल है इनको आप बर्बाद कर दोगे। और चौथा जो है लेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। और चौथा रीज़न हम बोल सकते हैं कि परिवहन की सुविधा वहाँ पर नहीं है, डेंस फॉरेस्ट हैं, दलदली ज़मीन है, खाई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो है अनफेवरेबल क्लाइमेट, यानी कि सीधा सीधा बोलते हैं कि आपके प्रतिकूल जलवायु जो है वो भी माइनिंग को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है इंटीरियर पार्ट्स में। तो ये सारे रीजंस हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टैटिकल डाटा प्रिपेयर ए सिंपल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको जो है एक सिंपल बार ग्राफ बनाना है और उसके बाद में इसके आंसर्स को देने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम ग्राफ तो बना ही लेंगे और साथ ही साथ आपको क्या बोला है, ये जो ग्राफ जो शो कर रहा है आपको परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ब्राज़ील का, और 1960 से 2010 तक का जो है अर्बन पॉपुलेशन जो है ये ईयर एक साइड में दिया गया, परसेंटेज ऑफ
आपका अर्बन पॉपुलेशन एक साइड में दिया गया है। तो इस टेबुलर फॉर्म से आप पहले इसको देख लीजिए कि 1960 में जो है 47.1%, सारे ये परसेंट में है, ये ध्यान रखना है कि ये सभी चीज़ें परसेंटेज में दी गई हैं, क्योंकि ऊपर टेबल में आपको लिखा गया परसेंटेज में है। ठीक है, तो ये परसेंटेज आपको ध्यान रखनी है कि आप कभी इसको आंसर को बिना परसेंटेज के कभी लिख दो तो आपका गलत हो जाएगा, तो परसेंटेज को थोड़ा ध्यान रखना। तो ये परसेंटेज में सब कुछ दी गई हैं। 1960 1960 में 47.1 था, 1970 में 56.8 है। इसी तरह से अगर हम बार ग्राफ की अगर बात कर दें तो उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो बार ग्राफ जो है आपका क्या कहता है वो देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे बार ग्राफ आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बार ग्राफ को पहले चेक करिए, देखिए ये बार ग्राफ है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ अब, है ना, बार ग्राफ जो हमने बनाया है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो है इसको देख लीजिए, आपको शायद बार ग्राफ दिखाई दे रहा होगा आसानी से। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ, तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से में भी दिखाई देगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा और बड़ा कर दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ठीक है, और भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि इसमें कुछ चीज़ें मेरे को आपको समझानी है, वो चीज़ें आपको ज़रूरी है समझना। थोड़ा सा समय लग जा रहा है, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो ये आपका जो है बार ग्राफ हो गया। जस्ट ए सेकंड, ये परसेंटेज का साइन हटा ही देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये परसेंटेज का साइन है। अब देखिए इस बार ग्राफ से आप बहुत कुछ समझने वाले हैं। यहाँ पर जो इस साइड में जो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला ऑप्शन, तो इसमें लिखा है हम परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जीरो से हमने परसेंटेज स्टार्ट करी, 0 10 20 30 40 50 50 60 70% में, ये सब कुछ परसेंटेज में है। और इस साइड में नीचे जो है नंबर ऑफ ईयर्स हमने स्टार्ट किए हैं जो कि 1960 से है, तो हम 1960 से ले लेते हैं, 70 80 90 200 यानी 2000 एंड 2010, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में ये सारे के सारे। इसका बार ग्राफ जो है यहाँ पर 47.1 है, तो हम देखेंगे 47 कहाँ आ रहा है, तो 40 और 50 के लगभग 50 के पास में आएगा, तो 47 हमारा पर यहाँ पर आ रहा है। तो इसका हमने बार ग्राफ जो है इस तरह का बना दिया, ठीक है। इसके बाद में 56 आ रहा है, तो 50 और 60 के बीच में आएगा कहीं, तो इसका बार ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह 66 यानी कि आपका 60 और 70 के बीच में आएगा, तो कहीं ये वाली लाइन आ जाएगी। उसके बाद में 74.6 है, यानी कि ये 74 आ रहा है, यानी 70 से 80 के बीच में कहीं आ रहा है, तो 70 से 80 के बीच में इसको ड्रॉ कर देंगे। आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये 81 आ रहा है, यानी कि 80 से जस्ट अबव आएगा, तो ये 80 के जस्ट अबव हमने कर दिया। और इसके बाद में 84 आ रहा है, तो 84 यानी कि 90 और 80 के बीच में आ रहा है, और 81 से जस्ट अबव आएगा, तो ये आ गया। और इनको फिर सीधा सीधा हमने 2010 2000 से और 1990 से 1980 1970 और 1960 से मिला दिया। इस तरह से हमारा जो प्रेजेंटेशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ब्राज़ील 1962 2010 जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के जो अगले क्वेश्चन से इनसे रिलेटेड। इसमें हमने हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है सिंपल बार ग्राफ जो है आपको बनाना था। तो सिंपल बार ग्राफ जो है आपको पता ही है इस तरह का बनता है, तो ये हमने प्रिपेयर कर दिया। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देने हैं, तो चलिए अब पहले क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट डज अबव लाइन ग्राफ शोज। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि इसमें आपको मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या है, ये बार ग्राफ शो रहा है। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा जो है व्हाट डज अबव लाइन ग्राफ शोज, तो यहाँ पे एक इतना बड़ा पॉइंट लिखा है, द लाइन ग्राफ, या जो है यहाँ पर द लाइन ग्राफ शोज परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन ब्राज़ील, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। क्लियर हुआ, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन ब्राज़ील, इसके बीच में इन लगा दोगे तो बस ये आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप डैश ब्राज़ील भी कर सकते हो। तो पहले का आंसर तो ये हो गया कि हमको ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ जो है अर्बन पॉपुलेशन, या फिर आप कह सकते हैं अर्बन जो है जनसंख्या को ब्राज़ील में शो कर रहा है ये। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो है हमने फर्स्ट देख लिया, सेकंड, इन विच डिकेड अर्बनाइजेशन ऑकर्ड स्लोली, स्लोली किस डिकेड में हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पूरे को, तो देखिए यहाँ पर 1960 जो है 1960 टू 1970, इसमें जो आंकड़े का अंतर है वो काफ़ी गैप है। इस 56 से 66 हुआ, इसमें भी गैप है। देखिए यहाँ पर गैप बहुत कम है, यहाँ 81 से 84 ही हुआ है, यानी अप्रोक्सीमेटली जो है यहाँ पर 3 के आसपास का डिफरेंस है, या फिर कह सकते हैं 2.9% का डिफरेंस है। और बाकी जगह पे ज़्यादा है, यहाँ पर 74 से 81, यहाँ पे 6 to 7% का डिफरेंस है, 6 से 7% का डिफरेंस है। यहाँ 66 से आपका
ये जो है 74 जा रहा है, यहाँ पर लगभग 8% का डिफरेंस है, और यहाँ 66 से 56 हो रहा है, यहाँ 10% का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन केवल देख के बता रहा हूँ कि डाटा के हिसाब से। और यहाँ 47 से 56, यहाँ पे भी 9% का डिफरेंस आपको जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 9%, यहाँ 10%, 8%, 6 टू जो है 7% है, और यहाँ पर केवल 3% है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो आपको कम दिखाई दे रहा है वो 2010 से 2000 के बीच में दिखाई दे रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इंडिकेट 2000 एंड 2020, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2000 एंड 2020, सॉरी 10, इन विच, तो यहाँ पे लिख देंगे इन 2000 2010 डिकेड अर्बनाइजेशन ऑकर्ड स्लोली। ठीक है, ये हो गया। थर्ड पार्ट जो है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1980 टू 1990। तो 1980 से 1990 के बीच में कितना जो है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज जो है देखने को मिला। तो मैं क्या करूंगा, 1990 के डाटा को लूंगा, जो कि हमारे पास गिवन कितना है 74.6, माइनस कर दूंगा मैं इसमें से 80 वाला जो कि कम है इससे 66.0। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो डाटा आ जाएगा वो मतलब इसका आ जाएगा 8.6% जो है हमें क्या मिला, इंक्रीज मिला। जब हम 1980 से यानी कि 1980 से 1990 तक पहुंचे तो हमें 74 से 66 पे पहुंच गया, जो कि हमारे को इंक्रीज दिखा रहा है 8.6% का। अगला जो क्वेश्चन है इसके और पार्ट में, यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा जो है ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को देखने के बाद में आपको क्वेश्चंस जो हैं करने हैं, और इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है आपको दे रखी है इसका ब्राज़ील का, इसी तरह से इसको कंपेयर किया गया है इंडिया से। ठीक है, दोनों का ग्राफ जो है लगभग लगभग सिमिलर है, लेकिन थोड़े थोड़े परसेंटेज या डाटा में जो है अंतर है। सिमिलर ईयर्स हैं, यहाँ पे 1960 टू 2016 की बात हो रही है ना, लगातार 60, 70, 80, 90, 20, 2010 एंड 16। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी है। और यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो हमारी धीरे धीरे 41, 48 ऐसे तरह थोड़ा थोड़ा बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से ये दो ग्राफ है जिसको हमको कंपेयर करके क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इन द ईयर 2060। इंडिया का ग्राफ देखिए 2016 का, तो 2016 में आपको एवरेज लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी आपको मिल रही है 68। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा 68। ठीक है, 68 जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि परसेंटेज है। तो हम यहाँ सॉरी ये ईयर्स दिए हैं, सॉरी ये सारे के सारे जो शो कर रहे हैं ये क्या है, ईयर्स है। तो यहाँ पर 68 ईयर्स है, तो हमारा जो है 68 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि वॉट की जगह क्या लिख दोगे, 68 लिख देना इसकी जगह। अब इसकी जगह आ जाइए, इन विच इन द ईयर 1990 हाउ मच वाज एन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेंसी इन ब्राज़ील एज कंपेयर टू इंडिया। तो 1990 में हम चलते हैं, तो 1990 कहाँ पर है, ये रहा। इस 1990 में हम पहले इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जो है ये आपका 58 है। ठीक है, इंडिया में कितना है, 58 है। और उसके बाद में अगर मैं जाता हूँ 1990 में ब्राज़ील में 65 है, तो ब्राज़ील का जो है अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे 65 है। तो यहाँ पर जो है आपको डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि इंक्रीज कितने का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मेरे को 7 ईयर्स का इंक्रीज दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। आपको इंडिया का देखना है 90 वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, इसी तरह से 90 वाला ब्राज़ील का देखना है तो इसमें भी पॉइंट मिल जा रहा है आपको 65। इन दोनों को इसमें देखिए 65 ब्राज़ील में था, इंडिया में 58 था, यानी कि इन दोनों में कंपेयर करा हमने, तो कंपेयर टू इंडिया ब्राज़ील में कितना है ज़्यादा, 7 ज़्यादा है इंडिया से, तो 7 ईयर्स हो गया। हाउ मच वॉज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1980 इन इंडिया ड्यूरिंग विच ईयर डू यू फाइंड द सेम इन द ब्राज़ील। तो 1980 में इंडिया का एक्सपेक्टेंसी कितना था, तो 1980 के ऊपर चले जाते हैं, 70, 80, 80 में जो है 54 है, तो हम बोल देंगे यहाँ पे 54 ईयर्स आ जाएगा इंडिया का, 54 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया ईयर्स। और देखिए ये कह रहा है कि अगर ये 54 ईयर्स है तो इन ब्राज़ील जो है फाइंड द सेम इन द ब्राज़ील विच ईयर डू यू फाइंड। तो विच ईयर में 54 है ब्राज़ील का, हम देखते हैं 54 वाला कोई है, यस 54 वाला है, और वो 1960 में गिवन है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1960 इन ब्राज़ील। ठीक है, तो फाइंड विच ईयर, तो विच ईयर जो हो जाएगा 1964 ब्राज़ील। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच कंट्री
shows an increase in life expectancy during the period of 2010 to 2016 में कौन से कंट्री शो करती है इंक्रीज? तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 2010 से 2016 में 67 से 68 बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 73 से 75 बन रहा है, यानी ब्राज़ील जो है ज़्यादा हो रहा है 2010 से 2016 के बीच में। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा दैट ब्राज़ील, विच की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्राज़ील कंट्री शोज एन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2010 एंड 260। अब इन विच कंट्री डू यू फाइंड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी? तो सबसे ज़्यादा हाई किस में है? तो मैं देख रहा हूँ, देखो यहाँ पर तो 68 ही है और यहाँ पर कितना है 75 है, तो हाई भी किस में हो रहा है? ब्राज़ील में। तो मैं आपको सीधा सीधा बोल सकता हूँ इन विच की जगह क्या आ जाएगा, फिर से विच की जगह क्या लिख दोगे आप? ब्राज़ील जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देखिए, तो बाई हाउ मच was India's life expectancy lesser than the Brazil in the year 1960? 1960 में देखते हैं हम इंडिया का पहले, तो 1960 में इंडिया आ जाइए, तो इंडिया में है आपके पास में 41, 1960 में कितना है 41, तो मैं इंडिया का लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपका जो है इंडियाज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 41 ईयर्स है, ठीक है। और इसके बाद में अगर मैं 1960 में देखूं तो ब्राज़ील में 54 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 50, ब्राज़ील का 54 ईयर्स। लेकिन ये पूछ रहा है हाउ मच वाज लेसर, तो लेसर कितना हो गया? तो 54 में से 41 को माइनस करूंगा, तो 54 माइनस 41 इक्वल्स टू आ जाएगा 13 ईयर्स, ठीक है। तो 13 ईयर्स का जो है यहाँ पर लेसर है ब्राज़ील, इंडिया लेसर है 13 ईयर्स देन कंपेयर टू द ब्राज़ील इन ईयर 1960, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इफ़ यू वर ए पार्ट ऑफ फील्ड विजिट व्हाट प्रिपरेशंस वुड यू मेक? प्रिपेयर ए क्वेश्चनरीज फॉर ए फील्ड विजिट टू ए फॉरेस्ट। तो आपको क्वेश्चनरीज भी तैयार करनी है, ठीक है, और उसके अलावा जो है आपको क्या बताना है, उसके अलावा जो है आपको बताना है कि डू इफ़ यू आर ए पार्ट ऑफ द विजिट व्हाट प्रिपरेशन वुड यू मेक, आप कौन कौन से प्रिपरेशंस करेंगे ये भी आपको बताना है। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा वी विल मेक द फॉलोइंग प्रिपरेशंस। तो पहला प्रिपरेशन हम करेंगे डिसाइडिंग द प्लेस, ठीक है ना, कि हम जो है उस जगह के बारे में पता करेंगे जहाँ पर हमें ये काम करना है, ठीक है ना। तो डिसाइड कर लेंगे, जगह को तय कर लेंगे। तो it includes planning about the location, distance, transportation route and the means of transportation or duration of field visit etc. अब इसके अंदर डिसाइडिंग द प्लेस में क्या क्या इंक्लूड कर लेंगे? तो हम जो है अगर हम किसी मतलब क्षेत्र का भ्रमण करना चाहते हैं तो आप क्या तैयारी करेंगे, और क्षेत्र भ्रमण के क्षेत्र अगर वो क्षेत्र भ्रमण करना है तो कौन कौन से प्रश्न तैयार करेंगे, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डिसाइडिंग द प्लेस, जगह की तैयार मतलब जगह तय कर लेंगे। इसमें जो है हम क्या करेंगे, क्या इंक्लूड करेगा इसमें जो है हम स्थान, दूरी, परिवहन का मार्ग और परिवहन का कौन सा साधन है, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, साथ में जो है आपका ड्यूरेशन ऑफ फील्ड यानी भ्रमण क्षेत्र की अवधि कितनी होगी, इन सभी के बारे में जो है योजनाएं बना लेंगे डिसाइड करके प्लेस को। दूसरा पॉइंट हम क्या करेंगे प्रिपरेशन में, डिसाइडिंग द पर्पज़। अब हम उद्देश्य जरूर तय करेंगे कि इस फील्ड में हमें करना क्या है। तो इट इंक्लूड डिसाइडिंग द एम्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द फील्ड विजिट। तो ये क्या करेगा इसमें उद्देश्य तय करने में, इसमें हम फील्ड विजिट जब करेंगे तो उसमें लक्ष्य और सीखने के उद्देश्यों को शामिल करेंगे। उसके अलावा जो है कलेक्टिंग ऑब्टेनिंग एसेंशियल डॉक्यूमेंट और आवश्यक दस्तावेज को जो हम जो है प्राप्त कर लेंगे या कलेक्ट कर लेंगे। इट इंक्लूड्स कलेक्टिंग और ऑब्टेनिंग द लोकल मैप ऑफ द फील्ड, नेसेसरी परमिशंस लेटर्स एटसेट्रा। हम जब किसी फील्ड की विजिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फील्ड विजिट करते समय जो है उस स्थान का मानचित्र और जो अनुमति जो होती है, जहाँ मतलब सपोज करो मेरे को कहीं विजिट करना है तो उसके लिए हमें परमिशन तो चाहिए। ऐसे तो हाथ उठा के पैर उठा करके कहीं भी नहीं चले जाएंगे, कई मतलब फील्ड विजिट की बात हो रही है, मैं दार्शनिक स्थल और पर्यटन स्थल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फील्ड विजिट, जो फील्ड में हमें कुछ काम करने के लिए कुछ विजिट करके वहाँ पे कुछ खोजबीन करना है, तो हमें जो वहाँ पे लेटर ऑफ परमिशन चाहिए, उसके अलावा लोकेशन ऑफ मैप चाहिए। हम हो सकता है कि फील्ड विजिट में किसी जंगल में जा रहे हो तो जंगल में ऐसे ही हवा में हाथ उठाते हुए चले जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पे डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, नहीं। तो ये सब चीज़ें हम जो है कलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा क्या है, प्रिपेयरिंग क्वेश्चनरीज, जो अंतिम पॉइंट था इसने क्वेश्चनरीज, जो हमें कुछ प्रश्न जो
है तैयार करने हैं, तो वो कौन कौन से प्रश्न जो है वो हो सकता है। तो हम जो प्रश्न जो तैयार करेंगे फॉर द फील्ड विजिट्स, तो पहला अगर प्रश्न की बात करें तो इसमें जो है फील्ड विजिट के उद्देश्य के अनुसार ही जो हम प्रश्नावली जो है तैयार कर लेते हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रश्न को हम जो है मतलब कंबाइन करेंगे ताकि हमारे को कभी भी जो है इस तरह की यात्रा करें तो हमारे को सब आइडिया रहे। तो पहला है व्हाट आर द, जैसे हम किसी से अगर कोई पूछता है कि आप फील्ड विजिट में गए तो आप 5 क्वेश्चन हमसे पूछिए, तो हम वहाँ पर जो है पूछते हैं। तो देखिए, या हमसे कोई पूछ ले ये क्वेश्चंस, तो हम क्या आंसर दे पाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन जो प्रिपेयर करते हैं विजिट के लिए, व्हाट आर द एनिमल्स आर मोस्टली लाइकली टू बी सीन देयर। तो वहाँ पर जो है आपने कौन कौन से जो है अधिकांश जानवर देखे, ठीक है ना, या फिर वहां पर सबसे अधिक जानवर देखने की कौन सी संभावना है, कौन से जानवर देखने की अधिक संभावना है, ये भी हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट सेफ्टी मेजर्स डू यू अडोप्ट फॉर विजिटर्स। जो आपके साथ में विजिटर्स जाएंगे उसके सुरक्षा के क्या उपाय जो है आप अपनाओगे या अपनाते हैं। थर्ड जो है, व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स इन द फॉरेस्ट। और जो है जंगल में प्रमुख खतरे क्या क्या हो सकते हैं, उसका ये भी क्वेश्चन बन सकता है। चौथा पॉइंट जो है हम बोल सकते हैं क्वेश्चन में, व्हाट आर क्रूएल एनिमल्स इन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से जो जंगल में क्रूर जानवर हैं। उसके अलावा जो पांचवा जो बोल सकते हैं, व्हाट मेडिसिनल प्लांट इन फॉरेस्ट। और किस तरह के जो है जंगल में औषधीय पौधे पाए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चनरीज है, इसके अलावा और भी लिस्ट आप तैयार कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कंपेयर करना है क्लाइमेट ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। तो दोनों के क्लाइमेट कैसे हैं उनको हम इस चार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। एक तरफ मैंने क्लाइमेट ऑफ इंडिया लिखा है, एक तरफ आपका जो है क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील है। तो सबसे पहले अगर मैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करूं तो जो है इंडिया हैज़ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि भारत की जलवायु जो है कैसी है, मानसून प्रकार की है। और ब्राज़ील जो है, यहाँ पर ब्राज़ील एक्सपीरियंस ए वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस इन क्लाइमेट। फॉर एग्जांपल द क्लाइमेट इज हॉट नियर द इक्वेटर वाइल इन इट इज टेम्परेचर नियर द ट्रॉपिकल वाइल इट्स टेम्परेचर नियर द ट्रॉपिकल कार्पोनिकॉर्न। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है समशीतोष्ण बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न को हम समशीतोष्ण बोलते हैं, मतलब ठीक ठाक सा मौसम होता है, ज़्यादा मतलब ना ठंडा ना गर्म। लेकिन जो आपका वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन होती है, जैसे कि हमने बताया कि भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी प्रकार की है, लेकिन ब्राज़ील की जलवायु में बहुत सारी जो है विविधता पाई जाती है। अगर जलवायु की बात करें तो जो ट्रॉपिकल आपका इक्वेटर जो होता है, जहाँ पर हम इसको भूमध्य रेखा जो होती है, यहाँ पर जो है जो जलवायु है वो गर्म मिलेगी। और लेकिन अगर हम जो है टेम्परेचर नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें जिसको मकर रेखा भी कहते हैं, तो यहाँ पर जो है टेम्परेट जो है वो टेम्परेट होती है। टेम्परेट मतलब होता है कि अभी बताया था ना मैंने आपको, सेम सेम साइज टाइप का कुछ है ना। इसके बाद में है, आप सेकंड पार्ट में बता सकते हैं, इन इंडिया द एवरेज टेम्परेचर इज हाईएस्ट थ्रू आउट द ईयर सिंस द सन्स रे आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट पासिस थ्रू इट। और यहाँ पर इंडिया में क्या होता है, भारत में औसत तापमान जो है ब्राज़ील में वो क्या होता है कि आपका उच्च जब होती है जब सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा के लंबवत हो जाती हैं तब। और इन ब्राज़ील जो इक्वेटर कट्स द अक्रॉस द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री विच रिजल्ट इन 25 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजन वैली। इसके अलावा जो है हमारा टेम्परेचर इन द नॉर्थन स्टेट ऑफ इंडिया इज कोल्ड। नॉर्थ में जो है हमारा ठंड का मौसम होता है, और जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द साउथर्न स्टेट जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना। और यहाँ पर जो है नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील जो जनरली हॉट है, और उसके अलावा जो है साउथर्न पार्ट ऑफ टेम्परेचर जो है थोड़ा सा उससे लोअर है। इसके बाद में और भी बता सकते हैं हम कि जो है इंडिया रिसीव्स रेन फॉल्स ड्यू टू द साउथर्न वेस्ट मानसून। इंडिया में जो साउथर्न और वेस्ट मानसून है उसकी वजह से जो है उसके विंड्स की वजह से जो है रेनफॉल ज़्यादातर आती है, और ऑर्थोग्राफिक रेन बोलते हैं, ऑर्गोग्राफिक रेन बोलते हैं। और यहाँ पर जो ब्राज़ील में ऑर्थोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल जो होता है वो साउथर्न और ईस्ट से होता है, यहाँ पे साउथ और वेस्ट से होता है, ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है।
इसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर फ्रीक्वेंटली इन इंडिया, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है ब्राज़ील में बहुत ही रेयर हैं। मतलब वहाँ पे साइक्लो आपने कभी सुना है कि यार ब्राज़ील में भूकंप आया, या ब्राज़ील में जो है बाढ़ आई, या फिर आपका सुनामी आई? इस टाइप के ब्राज़ील के न्यूज़ आपको नहीं मिलते होंगे। लेकिन इंडिया में तो हर साल उड़ीसा में, कभी आपका बे ऑफ बंगाल में, कभी पश्चिमी बंगाल में, कभी उड़ीसा में, कभी केरला में, इस तरफ से आती रहती है, तमिलनाडु में। तो ये चीज़ आपका डिफरेंसेस जो है आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं। और भी चाहें तो आप बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं, बहुत हैं, कोई कमी नहीं है, एक एक पॉइंट में, एक एक लाइन में भी लिख सकते हैं। थर्ड जो पार्ट है इस क्वेश्चन पेपर का, उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। शायद ये आपका अंतिम प्रश्न रहेगा, और इसके बाद जो है आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियो का जो अभी जो एंड होगा, इसके ऊपर आपको प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो पहला, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया प्लेन्स, जो आपके भारत के जो उत्तरी मैदान है ना, उत्तरी भारत के मैदान जो हैं, वो उनकी विशेषताएं जो है आपको बतानी है। ठीक है, ये चीज़ पूछा गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर जो है उत्तरी मैदान के, वो हम बताते हैं। तो पहला जो है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स विच इज़ मोस्टली ए फ्लैट लो लेइंग एरिया लाइज बिटवीन हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेंसुलर प्लेटू इन द साउथ। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि उत्तरी भारतीय मैदान जो ज़्यादातर समतल हैं और निचले क्षेत्र में हैं, ये उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में प्रायद्वीप पठार के बीच में स्थित हैं। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा है, इसमें पूछा गया, ऑल्सो इट एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू द आसाम इन द ईस्ट। और जो है इसके अलावा जो है ये पश्चिम में राजस्थान और पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक जो है फैला हुआ है। और तीसरा पॉइंट जो हम इसमें बता सकते हैं वो हो सकता है, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू सब डिविजन्स, जैसे कि गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र वैली। तो नॉर्थ इंडियन जो है आपका, यानी कि उत्तर भारतीय मैदान जो है, उसको उसके दो उप विभाजन हैं, जो कि एक जो है गंगा बेसिन है और दूसरा ब्रह्मपुत्र घाटी है। और चौथे पॉइंट में हम बता सकते हैं, द पार्ट लेइंग टू ईस्ट ऑफ द अरावलीज इज गंगा बेसिन एंड इज देयरफॉर नॉन एज द गंगा प्लेन्स विच स्लोप्स ईस्टवार्ड्स। ठीक है, और जो अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित गंगा का भाग जो है वो गंगा बेसिन है, इसलिए इसे जो है गंगा के मैदान के रूप में भी पूर्व की ढलान के रूप में देखा जाता है। उसके अलावा जो है आपका पांचवा पॉइंट इसमें हम बता सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल बांग्लादेश टुगेदर कंस्टिट्यूट द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सिस्टम। और जो है आपका पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के अधिकांश भाग मिलकर के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का जो है निर्माण करते हैं। और इट इज़ नॉन एज सुंदरबंस विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, और जिसको दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है, और उसको सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो छठा पार्ट हम इसमें बता सकते हैं, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज ऑक्यूपाइड बाय द डेजर्ट, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द मरुस्थली और द थार डेजर्ट, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तर भारतीय मैदान जो हैं, वो उसको पश्चिमी भाग में मरुस्थलों पर जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, ऑक्यूपाई हुआ है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज ऑक्यूपाइड बाय द डेजर्ट। हम कह सकते हैं कि उत्तर भारतीय मैदान के पश्चिमी भाग पर जो है मरुस्थल फैला हुआ है, और या फिर मरुस्थल का कब्जा है, ऑक्यूपाई किया गया है मरुस्थल द्वारा। और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द मरुस्थली और द थार डेजर्ट, और इसको जो है मरुस्थली या थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो सातवां पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, द प्लेन्स ऑफ द पंजाब लाइज टू द नॉर्थ ऑफ थार डेजर्ट। जो पंजाब का मैदानी भाग है, वो थार मरुस्थल के उत्तर में स्थित है। और इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली रेंजर्स। तो यहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं ये अरावली और दिल्ली की पर्वतमाला के पश्चिम में जो है स्थित है। इसके अलावा जो है आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, द प्लेन्स ऑफ पंजाब स्लोप्स टू द वेस्ट, यानी पंजाब के मैदानों का ढलान जो है पश्चिम की ओर है। और इट हैज़ वेरी फर्टाइल सॉइल एंड देयरफॉर एग्रीकल्चर इज़ हाईली डेवलप्ड इन दिस रीजन। और जो है पंजाब के मैदानों का ढलान जो है पश्चिम की ओर है,
तो क्या है कि इसकी बहुत उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है ना, वेरी फर्टाइल सॉइल है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है, और इसलिए जो है इस क्षेत्र में कृषि जो है उसका अत्यधिक विकास होता है या बहुत अधिक कृषि की जाती है इस रीजन में। तो ये था आपका इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को मज़ा आया होगा देख करके और आराम से आपने समझा होगा। इसी तरह से आप दूसरे पेपर्स भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया होगा, और बने रहे इस चैनल के साथ में मोर अपडेट्स के लिए। प्लेलिस्ट आपके सामने है, उनको देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।